जय हिंद दोस्तों। जैसे आपके लिए मैं पहली बार 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को लेके आया था, उसी की तर्ज पे आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत कम शब्दों में और आसान तरीके से एसिड बेस एंड साल्ट लेके आए हैं। तो इसमें हमने एक डिफ्रेंशिएट करना है, हमें पता लगाना है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड होते क्या हैं और बेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे। कई बार पेपर में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो कुछ ये 8 9 10 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसमें एसिड होते क्या हैं, यानी वो चीज जो पानी में घुल करके एच पॉजिटिव आयन बनाएं, यानी जो पानी में घुल करके क्या बनाएंगी, एच पॉजिटिव आयन, वो क्या कहलाएंगी, एसिड। और जो पानी में घुल करके ओ एच नेगेटिव आयन बनाती हैं उनको बोलेंगे हम बेसिज। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज देखनी है कि जो जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन बनाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा, और जिसके पास ओ एच नेगेटिव ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। अब इसी तरह से हमने जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम इनकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। और वीक में करेंगे तो एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसी तरह से बेस का है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके जो हाईली बेसिक हैं वो हैं, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका वीक बेस में आता है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिफ्रेंशिएट क्या है एसिड में और बेस में। तो हमने पता है कि जो लिखते हैं जब हम 5 या 6 पॉइंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके हिसाब से उतने ही नंबर का हमने लिखना पड़ता है। अगर 2 नंबर का आए तो अभी 3 4 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और आपने, मैंने जो पहला चैप्टर बनाया था उसके ऊपर भी आप फीडबैक दे सकते हैं, अगर उसमें कमेंट कर सकते हैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। उसी तरह से अगर आप इसी बेस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कम टाइम में और जल्दी जल्दी चैप्टर कवर करवाऊं तो भी आप मुझे बताना। अगर आप ये कहें कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएं तो मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा। तो हमने क्या देखा है, जो एसिड होते हैं वो श्योर इन टेस्ट, यानी ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेस बिटर इन टेस्ट, यानी ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। और जो मेन चीज है एसिड की, यानी जो पीएच वैल्यू होती है ना एसिड की, वो 1 से लेकर के 7 तक होती है, यानी 7 से कम होनी चाहिए। 1 से 7 तक, लेकिन 7 से कम। और जो बेस होते हैं उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, यानी 7 से 14 तक। तो हमारी जो रेंज है वो 1 से 14 तक होती है। और जो 1 से लेकर 7 तक होगी एसिड, और 7 से 14 तक होगे बेस। तो ये जो 7 बच गया ना, ये न्यूट्रल होता है। 7 क्या है, न्यूट्रल है। अब इसमें क्या है कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है, इसके डिफरेंशिएट के बाद हम लिटमस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो डिफरेंशिएट है इसको एक बार देख लेते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी के ऊपर एसिड डाल दें तो वो क्या करता है, स्किन को रेड कर देता है। एसिड डाल देते हैं तो स्किन को क्या करेगा, रेड। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अगर एसिड होगा, अगर किसी चीज के ऊपर डालेंगे तो उसे जो क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि लिटमस पेपर की, अगर ब्लू है हमारा लिटमस पेपर तो उसको क्या कर देगा, रेड। तो इसका अपोजिट क्या है, बेस, यानी जो इसने तो ब्लू को रेड कर दिया था तो ये क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। किस चीज को, लिटमस पेपर को। अगर हमने 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, यानी कि ये श्योर इन टेस्ट होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं, पीएच वैल्यू लोअर देन 7, ग्रेटर देन 7। और इसके अंदर ये इट कन्वर्ट लिटमस ब्लू टू रेड, इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। अभी क्या है कि जब हमें पता है कि ये हाईली कोरोजिव होते हैं, यानी कि ये बर्न बहुत जल्दी करते हैं, तो कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं ना वो कोरोजिव होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि एसिड किसी के ऊपर डाल दे तो वो उसको जला देता है, या किसी भी मेटल के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो यानी वो क्या हो गया, अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, जितना ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा कोरोजिव होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो उसकी कोरोजिव पावर कम हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो कोरोजिव होता है, लेकिन कब, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। बेसिस कोरोजिव होते हैं लेकिन ओनली सॉलिड फॉर्म। कैसे होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने एक चीज तो देख ली कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर वो आयन बनाएगा
तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और हमने पहला जो टॉपिक किया है कि ये बनाता है H पॉजिटिव आयन और ये बनाता है OH नेगेटिव आयन, और इन्होंने आयन बनाए हैं, यानी कि जब भी आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो पॉजिटिव आयन की वजह से होगी। इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो किसकी वजह से? पॉजिटिव आयन की वजह से। लेकिन अगर इसमें अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है, क्योंकि इसने भी तो आयन बढ़ाए ना OH नेगेटिव आयन, तो इसके अंदर जो होगी ना इलेक्ट्रिसिटी वो किसकी वजह से होगी? नेगेटिव आयन की वजह से। कौन से? OH नेगेटिव आयन की वजह से। और इसके अंदर जब हमने पढ़ा है कि ये लिटमस पेपर का को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये रेड को ब्लू में, उसी तरह से एक फिनोल पैथेलिन होता है, एक केमिकल होता है, अगर उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं एसिड के साथ में तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो ये उसको पिंक कलर में चेंज कर देगा। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक केमिकल है, यानी टेस्ट करना होता है कि इसमें एसिड है या बेस है, तो उसके लिए मिथाइल ऑरेंज। अब उसको क्या करेगा? इसको तो हमें पता है भाई ये सिर्फ रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या कर देगा? रेड कलर में उसको चेंज कर देगा। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज किस में कन्वर्ट करेगा? इसमें, ये इसको येलो कलर में चेंज कर देता है। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। यानी ये फिनोल नैप्थलीन है, इसको ये एसिड का रिएक्शन करके कोई चेंज नहीं करता कलर में, ये पिंक बना देता है। ये मिथाइल ऑरेंज के साथ कलर चेंज करके रेड बना देता है, लेकिन ये बेस है येलो बना देगा। अब हम लोगों ने देखना है कि जब मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। यानी मेटल जब रिएक्शन करेगी, एक मेटल है अगर एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी? मेटल के साल्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? मेटल के साल्ट, प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है ना वो लिबरेट हो जाएगी, वो निकल जाएगी। सेम अपने बेस में है। बेस में भी क्या है? कोई मेटल है, अगर उसके साथ में कोई हाइड्रोक्साइड है मेटल का या साल्ट है, वो अगर रिएक्शन कराते हैं, यानी कि जो बेस है वो मेटल का रिएक्शन करेगा तो ये भी साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। अब बात करते हैं मेटल के ऑक्साइड की। एक तो मेटल अकेली थी, उसकी रिएक्शन करवाई थी एसिड के साथ में और बेस के साथ में, तो इन्होंने क्या बनाया था? साल्ट में प्लस में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर हम मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में क्या होता है कि जब भी मेटल के ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, जब मेटल के ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट तो बनना ही है। पहले क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन, लेकिन अब क्या था? ऑक्साइड था, यानी एक ऑक्सीजन आ गया था ना इसमें ऑक्साइड, अब वो हाइड्रोजन का जोड़ कर करें यानी वाटर बना देता है। सेम इसमें है, पहले इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, अब ये भी क्या है? मेटल का ऑक्साइड है, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा निकल गई थी, तो वो ऑक्सीजन किसका रिएक्शन करेगी? हाइड्रोजन के साथ में, और रिएक्शन करके क्या बना देगी? वाटर। तो इससे हमें ये चीज पता लगती है कि यानी कि जब भी कोई मेटल एसिड के या बेस के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट प्लस में क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर मेटल का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ या बेस के साथ जब भी रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी? साल्ट प्लस में वाटर। ओके, बंद कर। अब हमने देखा था कि इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है ना, जो यानी कि लिटमस पेपर के बारे में। यानी लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या करता है? किसी चीज को इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिकेटर किस चीज को इंडिकेट करेगा? यानी एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से इंडिकेटर्स यानी जो चेंज करते हैं, इंडिकेट करेंगे यानी चेंज करेंगे किस चीज को? कलर को चेंज करेंगे। किसको? एसिड के या बेस के, ठीक है ना। उसमें फिनोल नैप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, जो ये सारी चीजें थी ये इंडिकेटर के अंदर आती हैं। जो एक थैलोफाइटा ग्रुप होता है ना, जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन, तो वो चीजें होती हैं उनके अंदर से निकाला जाता है। और लिटमस पेपर वो एक होता है लाइकेन नाम का जो एक शैवाल होता है उसमें से निकाला जाता है। एक होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री यानी ऑयल, तेल वगैरह, मान लीजिए अगर इसे हम रिलेट करना चाहें तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या मतलब क्या कि यानी ये वो इंडिकेटर होते हैं जो किसी की स्मेल को चेंज कर देते हैं, गंध को चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि पेड़ पौधों का, ह्यूमन लाइफ्स का, एनिमल्स का जो पीएच वैल्यू है वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है डेली लाइफ के अंदर। तो इस चीज़ की हमने क्या देखना है कि जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। क्या हैं? सेंसिटिव। प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। अब क्या करते हैं, जो
रिलेट कैसे करेंगे इन चीज़ों को, यानी हर एक चीज़ की एक पीएच वैल्यू होती है। अब जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता कैसे है, यानी जितना भी पोल्यूशन होता है उससे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और जितनी भी गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अब जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट में फैलती हैं और जब बारिश आती है तो बारिश के साथ में यानी H2O पानी होता है, और ये इनके साथ में रिएक्शन करती हैं तो HNO3 यानी नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये सारी की सारी इन चीज़ों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। और वो एसिड क्या होता है, जब भी किसी एनिमल्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जब भी वो गिरता है तो वो क्या करता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और जो अपनी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, वो भी पीएच वैल्यू अलग है उसकी। यानी जो अपना जो ब्लड की बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू है 7.35 टू 7.45, यानी इसके बीच में होती है। जो पीएच वैल्यू है ह्यूमन ब्लड की वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होती है। अगर डायरेक्टली पूछ ले तो हम इसको 7.4 भी बोल सकते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। लेकिन शरीर के हर हिस्से की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे माउथ है तो माउथ के अंदर 6.3 से लेकर के 7.6 तक ये पीएच वैल्यू होती है। और इससे क्या होता है कि जो सलाइवा होती है वो इसको मेंटेन करती है, यानी न्यूट्रल करने के लिए काम आती है। टूथ डिके का आपने नाम सुना होगा, यानी टूथ डिके, दांतों का झड़ना, टूटना जो होता है वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि ये जो हमारी पीएच वैल्यू है अगर इसके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है, यानी ये या तो इससे नीचे आएगी या फिर इससे ऊपर जाएगी, तब क्या होगा, माउथ के अंदर एसिडिक और बेसिक मीडियम बन जाएगा। तो उस टाइम पे जो माउथ है वो अपनी न्यूट्रल नहीं हो पाता है, उस टाइम पे टूथ डिके का होना स्टार्ट हो जाता है, दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे या दांत टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसी की तरह से ये जो हमने एसिड रेन का अभी देखा था, अगर ये जो एसिड रेन से जो पानी आया जो डायरेक्ट गिरा है किसके ऊपर, ह्यूमंस बीइंग के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, यानी कि जैसे ताजमहल का आपने नाम सुना था ना, ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सरकार ने बंद करवा दी, क्योंकि ताजमहल के ऊपर इसका बैड इफेक्ट हो रहा था, किसका, एसिड रेन का। तो इन गवर्नमेंट ने क्या किया कि आसपास का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया था उसको हटा करके दूर कर दिया ताकि इसके आसपास एसिड रेन ना हो। अब ह्यूमन बीइंग अफेक्ट हो गया। उसी तरह से जब ये पानी तालाबों में, नदियों में, झरनों में जाता है एसिड रेन का, तो वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है ना, यानी जो जलीय जीव हैं, उनको भी इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और अपने पेट के अंदर एक HCl होता है, पेट के अंदर HCl एसिड होता है। उसका काम क्या होता है, कई बार पेपर में आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक, यानी HCl। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 2 होती है, यानी हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पॉइंट बनाना चाहो तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला तो क्या है कि ये प्रोटीन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है। 2 नंबर पे क्या है कि जो हमने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु हैं जो अंदर गए हैं उनको खत्म करता है। और 3 नंबर पे क्या है, ब्रेक डाउन, जो खाना खाया है उसके छोटे छोटे हिस्से करने के काम भी आता है, और जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, और जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स वगैरह है जो खाने के साथ हमारे पेट में चले गए हैं उनको भी ब्रेक डाउन करता है। तो आप अगर पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक, तो आप बोल सकते हो इट हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स वी इनटेक, और इट kills the bacteria which comes with the food, and it break down the food which we digest। अब इसके अंदर है ऑन विनस, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड के है ना H2SO4, यानी जो विनस है वो हमें किस तरह का दिखाई देता है, येलो इस कलर का दिखाई देता है। येलो इस कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा मात्रा है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, और हर चीज के लिए एक जो पीएच वैल्यू है ना वो एक रेंज में होनी चाहिए।
कैसे, यानी कई बार अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ कोई बीज वगैरह बोते हैं खेत में प्लांट के लिए, तो कई बार कोई प्लांट होता है जिसको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कईयों को बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कई फसलें हैं जिसको एसिडिक मीडियम अगर मिल जाता है तो उसमें अच्छा ग्रो करती हैं, अगर उन्हीं को अगर हम बेसिक मीडियम में जहाँ पे खेत है तो वहाँ पे हम बोएंगे तो वो नहीं जल्दी पनप पाएगी। और जहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनको एसिडिक मीडियम में बो देंगे तो जल जाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि अगर हम अपनी जगह पे क्या बो सकते हैं या क्या नहीं बो सकते, उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट करवाती हैं कि आप अपने खेत की मिट्टी को लेके आइए, उसके टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। और ज़्यादातर जो फसलें होती हैं वो न्यूट्रल के अंदर ज़्यादा बोई जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर हमारी मिट्टी एसिडिक है और उसको क्या करेंगे, हम न्यूट्रल बनाने के लिए उसके अंदर बेस जो है मटेरियल उसको हम छिड़काव कर देंगे तो वो मिट्टी न्यूट्रल हो जाती है। अगर बेसिक है तो उसमें हम एसिडिक मटेरियल का छिड़काव करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाएगी, ताकि कुछ जो फसलें हैं वो ज़्यादातर किसी चीज़ में न्यूट्रल जो सैंड होती है ना अपनी, उसी में ग्रो करती है। और कई बार क्या होता है, जैसे हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी यानी जब एसिडिटी होती है उस टाइम पे क्या करते हैं, जो एसिड हमारे पेट में बना है उसको अगर न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे तो एसिड की मात्रा पेट में ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और एसिड की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी तो हाइपर एक्टिव एसिडिटी कहलाएगा, पेट में जलन हो जाएगी। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, अगर उसको न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे तो पेट में छाले हो जाते हैं जिसको अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको कम किया जा सकता है एंटासिड से। एंटासिड क्या होता है? यानी एसिड के अपोजिट। एंटासिड क्या होता है? एसिड के अपोजिट यानी कि बेसिस। तो अगर हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, अगर उनको कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस में वाटर। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रल रिएक्शन। ये क्या कहलाएगी? न्यूट्रल रिएक्शन। तो उसी तरह से अगर एसिडिटी को अगर हमने कम करना है तो हम क्या लेते हैं? इनो। इनो क्या होती है? बेसिक नेचर का होता है। जब भी इनो लेते हैं तो बेसिक मीडियम पेट के अंदर जाकर के जो एसिड का रिएक्शन करेगा तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा? साल्ट प्लस में वाटर। तो उस रिएक्शन को न्यूट्रल कर देते हैं, तब हाइपर एसिडिटी है वो कम हो जाती है। अब इसके अंदर क्या है, कई ऐसे एसिड भी हैं, बेसिक एसिड जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि हनी बी, नेटाल या रेड आंट। ये जब भी डंक मारती हैं तो क्या छोड़ती हैं? ये छोड़ती हैं फॉर्मिक एसिड। क्या छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड्स। ठीक है, अब जब भी ये डंक मारेंगी तो हमें इरिटेशन होगी। ठीक है, और इरिटेशन के साथ साथ में जब हमने इसको क्या करना है, अगर कम करना है तो क्या करेंगे? हम एंटासिड का यूज़ करना पड़ेगा। एंटासिड का यूज़ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हमने कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो बेसिक मीडियम की हो, ताकि इस एसिड के इफेक्ट को कम कर दे। तो उसके लिए हम जो बेकिंग सोडा ना, बेकिंग सोडा, उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो एक बेसिक नेचर का होता है। अब बात करते हैं साल्ट की, यानी साल्ट कब बनता है? अभी अभी हमने बात की थी कि जब एक एसिड और बेस की रिएक्शन करी थी तो क्या बनाया था? साल्ट प्लस में वाटर। अब है एक एसिड है, एक बेस है, तो ये बनाएंगे साल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका वीक है तो ये जो साल्ट बनेगा ना ये एसिडिक मीडियम का बनेगा। यानी जो अपना एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, बेस था वो वीक था, तो ये साल्ट बनेगा ये किस मीडियम का बनेगा? एसिडिक मीडियम का बनेगा। अगर अपना साल्ट एसिड है वो वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो साल्ट बनेगा यानी ये किस मीडियम का बनेगा? बेसिक मीडियम का बनेगा। अगर अपने पास एसिड और बेस अगर हम दोनों को स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, साल्ट न्यूट्रल बन जाएगा और वाटर तो निकलना है ही। अगर इन दोनों को हम वीक ले लेते हैं
तो भी ये क्या बनेगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि जो साल्ट है वो एसिडिक मीडियम का साल्ट कौन सा होता है या बेसिक मीडियम का साल्ट कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे कि अगर हम जब एक रिएक्शन करवाते हैं न्यूट्रल रिएक्शन, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एसिड है और जो बेस है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट एसिडिक मीडियम का होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट बेसिक मीडियम का होगा। अगर दोनों की अगर वैल्यू बराबर है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग में आते हैं तो साल्ट न्यूट्रल होगा, अगर दोनों वीक आते हैं तो भी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर एक कम है और एक ज़्यादा है तो जो सा ज़्यादा होएगा ना उसी मीडियम का हमारे पास साल्ट बन जाता है। और फैमिली ऑफ साल्ट की बात करते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट, तो हम घर में नमक यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, यानी ये होता है सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट। कई बार फॉर्मूला पूछ लिया था, व्हाट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो आप क्या बोलोगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हम घर में खाना खाने के लिए नमक यूज करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है फैमिली ऑफ साल्ट की, कौन सी फैमिली होगी, सोडियम फैमिली बोल देंगे या फिर क्लोरीन फैमिली बोल देंगे, कार्बोनेट फैमिली बोल देंगे, और सल्फेट फैमिली या फिर पोटेशियम फैमिली। अब इसमें क्या है कि अगर ये फैमिली का अगर नाम लिया, कोई भी फैमिली अगर बोल देंगे तो सोडियम, तो सोडियम में क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, NaCl, और सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन है, इसमें आ गया तो ये इसमें भी आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो जिसके अंदर भी क्लोरीन आती है तो क्लोरीन फैमिली हो जाएगी, सोडियम आता है सोडियम फैमिली हो जाएगी, कार्बोनेट आ गया तो अभी अभी जैसे सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। अगर पोटेशियम है तो अभी पोटेशियम का था KCl पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यानी जिस जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आती है, अगर क्लोरीन फैमिली की बात करेंगे तो क्लोरीन जिसके अंदर आ गया क्लोरीन फैमिली हो जाएगी, सोडियम जिसके अंदर आ गया सोडियम फैमिली हो जाएगी, और सल्फेट आ गया तो ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, और जिंक सल्फेट ये भी सल्फेट फैमिली के अंदर आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर यानी कि ये कौन सी फैमिली होगी, सल्फेट फैमिली हो जाएगी। तो फैमिली ऑफ साल्ट के अंदर जिस जिसका नाम आए उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं साल्ट, यानी कि जब साल्ट है तो जो गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, यानी उसके लिए क्या किया था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक एक यात्रा की थी। वो यात्रा कितनी थी, 240 माइल्स, यानी कि 390 किलोमीटर, कितनी, 390 किलोमीटर, कितने दिन में, 24 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू करी गई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हो गई थी। तो ये क्या बोला जाता है, दांडी यात्रा। नमक कानून बनाया था, यानी कि इंडियंस को नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी, परमिशन नहीं थी, तो गांधी जी ने नमक बना करके उस आंदोलन को शुरुआत की थी और वो नमक बनाना शुरू कर दिया था। तो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, 240 माइल्स यानी 390 किलोमीटर, कितने दिन के लिए, 24 किलोमीटर के लिए। शुरू कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, वो 3-4 टॉपिक है अपने, उसको एक बार हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये अगर देखा जाए तो एक हाईली
बेसिक है, जिसकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 14 होती है। तो ये बनता कैसे है, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है कि एक सॉल्यूशन यानी लिक्विड होता है, उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इलेक्ट्रो यानी मतलब नाम से याद है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइसिस कोई प्रोसेस है यानी जिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो इसमें हम यूज किस चीज़ का करेंगे, NaCl प्लस वाटर। यानी जब नमक को पानी में घोल दिया जाता है तो उस प्रोसेस को ब्रिन बोला जाता है, BRINE, यानी ब्रिन, यानी कि नमक का जो घोल होता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है ना, कब पास होती है, जब उसके अंदर क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन। और ये जब आयन बनते हैं तो ये जो रिएक्शन होगी ना, तो NaOH क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि NaOH प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन कर करेंगे, Cl2 ये गैस बना देगा और H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये प्रोसेस इस तरह से पूरा हो जाता है। यानी जब नमक को पानी में घोल करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है आयंस के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब वाटर के अंदर क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। और इसी तरह से जब सोडियम है वो OH के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ये वहां से बाहर हो जाती हैं। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरो-अल्कली प्रोसेस क्या होता है तो आप ये बता सकते हो कि जब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो और वो क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्लोरो-अल्कली प्रोसेस उसमें अंदर यही होता है। अब है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब इसमें क्या है, हमने एक रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था, तो उसमें एक चीज़ क्या थी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो चूना होता है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया था, वाटर के साथ में। यानी कि इसमें क्या होता, हीट निकली थी, और हीट निकली थी यानी कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन थी। तो इसने जो घोल बनाया था ना, CaOH2 क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaO चूना जो होता है, चूने का फॉर्मूला होता है, पानी के साथ रिएक्शन करके हमने क्या किया, किसी बर्तन में या किसी मटके में लिया था, उसी बर्तन को गर्म कर दिया था, यानी हमने हीट नहीं दी थी, हीट अपने आप जनरेट हुई थी। तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाई थी, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या है, यही जो हमने जब व्हाइट वॉश करते हैं तो दीवारों पे लगाते हैं ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ से क्या निकली, क्लोरीन गैस। तो इस क्लोरीन गैस की इसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे, इसी क्या करवा देंगे, क्लोरीन गैस की इसके साथ हम रिएक्शन करवा देंगे। अब क्लोरीन गैस किसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये CaOCl2, ठीक है, प्लस में H2O वाटर, ठीक है। अब ये हमें जो मिल गया ये क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। हमने किसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लस में वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पहले से तो नाम से ही याद है, ब्लीचिंग यानी कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में। और जो वाटर है वो उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यानी फ्री फ्रॉम जर्म्स को करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब है कि इसमें क्लोरीन गैस होती है, तो क्लोरीनेटिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है बेकिंग सोडा, हमारा तीसरा पॉइंट है बेकिंग सोडा। ये कैसे बनता है, यानी हमारे पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा है,
ठीक है ना। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 8.4 के आसपास होती है, यानी कि ये क्या होता है, बेसिक मीडियम का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब हमने क्या किया था, जब नेटल्स स्टिंग्स होती हैं या रेड आंट होती हैं या हनी भी होती हैं, जब भी वो डंक मारती हैं तो हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने देखा था पिछली स्लाइड में 8.4 यानी पीएच वैल्यू है। तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि वो उस एसिडिक जो इफेक्ट है उसको कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसको बनाते कैसे हैं, तो हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, 2NaHCO3। ये क्या बनाएगा, 2NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, बेकिंग सोडा बना देगा। इस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, यूज करते हैं इस चीज़ को कहाँ पे, बेकिंग, नाम से याद है कि बेकिंग, बेक करने में। अब बेकिंग करेंगे ना तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। अब उल्टे रिएक्शन में क्या बनाएगी, वाटर भी बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगी। अब उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फल्फी, ठीक है, स्पॉन्जी, और ये आपका जितने भी केक वगैरह बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उस चीज़ को फुलाव में फ्लाउट हो जाती है उसमें, और वो गदमदार या उसमें स्पॉन्ज टाइप में ये बन जाता है आपका, ठीक है। इसका इस्तेमाल जहाँ पे होता है, CO2 लिबरेटिंग मेक द केक ब्रेड एंड फल्फी सॉफ्ट एंड यूज इन एंटासिड। एंटासिड में तो हम देख ही चुके हैं कि जब भी एसिड वगैरह की रिएक्शन हुई थी, आंट्स काटा था, तो हमने एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया था। अब है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है Na2CO3.10H2O। यानी इसके लिए क्या है कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस में हमने क्या किया, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, कितने मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, तो ये बनाएगा Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम ग्लास इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। और इसमें जो है ये Na2CO3.10H2O, यानी 10H2O क्या है, यानी कि ये Na2CO3 के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट है, कितने, 10, वो इसको शो करते हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो इसके साथ वो शो करते हैं इसमें, ठीक है। वॉशिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज करते हैं। और ये क्या करता है, यानी आपने देखा होगा एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, यानी सॉफ्ट वाटर के अंदर हम साबुन वगैरह के साथ कपड़े धो लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हार्ड वाटर होता ना वो क्या करते हैं, झाग वगैरह नहीं बनाता। तो ये वॉशिंग सोडा क्या करता है, वॉशिंग पाउडर जो उसके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उस पानी को सॉफ्ट में कन्वर्ट करके कपड़ों को धोने में आसानी होती है उसमें। इसको ग्लास में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, यानी कि नाम से ही है कि हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, यानी जब भी किसी साल्ट के साथ में, किसी साल्ट के साथ में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रेटेड, यानी कि उसके साथ क्या जुड़ गया, पानी जुड़ गया, यानी H2O जुड़ जाएगा। अब कितना जुड़ेगा, यानी वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे कॉपर अभी अभी क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट कितना था, 10H2O, यानी ये हाइड्रेटेड हो गया, ठीक है, कितना, 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ वाटर के जुड़ गए, ये हाइड्रेटेड हो गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, यानी कि ये भी क्या हो गया, हाइड्रेटेड, क्यों, क्योंकि इसके साथ वाटर अटैच हो गया। अब बात करते हैं, यानी जब हाइड्रेटेड की बात आए तो उसके अंदर वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे होते हैं तो वो हाइड्रेटेड के अंदर आ जाता है। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक जो बचता ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पेरिस के चट्टानों से निकाला गया था, उसको ग्राइंड करके हमने जो बनाया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अब क्या है, जिप्सम, यानी जो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी क्या है ये,
जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं, हीट करें कितने पे, 373 केल्विन, यानी कि अब इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो जब भी हम गर्म करते हैं तो क्या निकलेगा, वाटर तो अलग होगा, निकलेगा, भाप बनेगी। तो यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O, यानी ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ये वॉइस वर्सा भी होता है, यानी जब जिप्सम को हम ब्रेक डाउन करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लस में वाटर में। लेकिन अभी उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम पानी के साथ मिला करके अगर छोड़ देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और वो किस चीज़ का रूप ले लेता है, जिप्सम का। ठीक है ना। अब हमने क्या देखना है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी प्लास्टर, यानी जहाँ जहाँ पे प्लास्टर होता है तो वो कहाँ पे उसी के इसी का यूज होता है प्लास्टर का। ठीक है ना, यानी किसी की हड्डी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस हड्डी को ब्रेक डाउन जो हो जाती है उसको एक साथ में जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और पीओपी यानी जो हम घरों पे पुट्टी वगैरह करते हैं उसमें भी किस चीज़ का यूज होता है, प्लास्टर का यूज होता है। मेकिंग ऑफ चौक, चौक बनाने में, टॉयज बनाने में, स्टैचू बनाने में, और जो ज्वेलरी वगैरह जिसका आपने दुकानों में देखा होगा तो जो ज्वेलरी टंगी होती है ना, तो वो जो स्टैचू बने होते हैं, जो मोल्ड बने होते हैं ना, वो किस चीज़ के होते हैं, प्लास्टर के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर यूज करते हैं जो टूथ वगैरह के लिए, तो जो माप वगैरह लेते हैं उसके अंदर जो मोल्ड बनाते हैं वो भी किसी चीज़ का होता है, प्लास्टर का ही यूज होता है। तो इसी तरह से एसिड, बेस और साल्ट ये एक छोटे फॉर्म में मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको लगे कि कुछ इसमें कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके उसमें बताएं। दूसरा क्या है, अगर आपको लगता है इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने इसमें ये बनाया ताकि इसमें टाइम कम लगे और चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।